नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप को अक्सर ऐसा लीडर कहा जाता है जो यूएसए को युद्धों और विदेशी मामलों से दूर रखता हो। लेकिन जरा रुकिए, क्या ऐसा सच में है? अब आइए एक नज़र डालते हैं जब ट्रंप 2017 से 2021 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे। उनकी पीसफुल पॉलिसी कितनी शांतिपूर्ण थी, यह हम इन घटनाओं से समझ सकते हैं। जैसे कि ट्रंप ने ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को 2020 में एक ड्रोन हमले में मार गिराया। साथ ही एक ईरानी कमांडर भी इस हमले में मारे गए और फिर भी उन्होंने अमेरिकी सेना को ईरान से वापस बुलाने से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने यमन में युद्ध को और बढ़ाया और अफगानिस्तान में अमेरिकी उपस्थिति को और भी मजबूत किया। ट्रंप ने खुलेआम कहा, मैंने यूक्रेन को टैंक किलर्स और हथियार दिए। ओबामा क्या भेजते थे? तकिए और कंबल। उन्होंने वेनेजुएला और बोलीविया में सरकारें गिराने की कोशिश की। वेनेजुएला को तो उन्होंने लेने की इच्छा तक जाहिर कर दी। ट्रंप ने खुद कहा, मैंने सीरिया में सिर्फ तेल लेने के लिए सेना छोड़ी थी। ट्रंप अगर 2025 में व्हाइट हाउस लौटते तो वह आइसोलेशनिस्ट के नाम पर और भी बड़े इरादे रखते। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा, हम पनामा कैनाल को अपने नियंत्रण में लेंगे बिना किसी सवाल के। जब चीन ने इसमें मध्यस्थता करने की कोशिश की तो उन्होंने चीन पर झूठा आरोप लगाकर इसे सही ठहराने की कोशिश की, जबकि पनामा के राष्ट्रपति ने साफ कहा, हमारे कैनाल पूरी तरह स्वतंत्र है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने और कनाडा को 51वां राज्य बनाने की बात कही। अब दोस्तों, यह मजाक कम और धमकी ज़्यादा लगती है। ट्रंप की टीम के लोग खुलेआम मेक्सिको पर हमले और वहां कब्जे करने की चर्चा करते। उनके पेंटागन के एक ऑफिसर ने लिखा, मेक द मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन ग्रेट अगेन, यानी 200 साल पुरानी कॉलोनियल सोच को फिर से जिंदा करने का इरादा। अब बात करते एलन मस्क की, जो ट्रंप के बड़े समर्थक हैं। उन्होंने ट्रंप के पनामा वाले बयान पर ट्वीट किया, 2025 इज गोइंग टू बी सो लिट, यानी उन्हें यह सब मजाक लग रहा है। याद दिला दे, यही मस्क 2020 में बोले थे, हम जहाँ चाहे वहाँ तख्ता पलट कर सकते। यह बयान उन्होंने बोलीविया में तख्ता पलट के समर्थन में दिया था, ताकि वहाँ की लिथियम खदानों पर आसानी से कब्जा हो सके। ट्रंप का समर्थन करने वाले इसे जो कहते, लेकिन जिन देशों ने अमेरिका का पिछले हमलों और तख्ता पलटों का सामना किया है, उनके लिए यह बयान किसी डरावने सपने से कम नहीं। अब ट्रंप साहब वापस अपनी कुर्सी पाने की कोशिश में लगे और उनके एजेंडे में एक धमाकेदार आइडिया आया, पनामा कैनाल पर कब्जा। हाँ, वही पनामा कैनाल जो अमेरिका ने पहले ही लगभग 100 साल तक अपने कब्जे में रखा था। जब ट्रंप ने ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घोषणा की तो चीन ने शांति और सम्मान का झंडा उठाया। चीन की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा, पनामा कैनाल पनामा के लोगों की महान कृति है और चीन हमेशा उनकी संप्रभुता का सम्मान करेगा। इतना ही नहीं, चीन ने याद दिलाया कि उन्होंने 1960 के दशक से ही पनामा के लोगों के इस संघर्ष का समर्थन किया है। अब जरा पनामा कैनाल को समझाने के लिए फ्लैशबैक मारते हैं। 1903 में पनामा उस समय कोलंबिया का हिस्सा था। अमेरिका ने जबरदस्ती कोलंबिया से पनामा को खरीदने की कोशिश की, पर कोलंबियाई संसद ने कहा, यह हम होने नहीं देंगे। तो अमेरिका ने क्या किया? उन्होंने पनामा में एक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को फंड किया, यानी पनामा को कोलंबिया से अलग करने की साजिश की। जब पनामा आज़ाद हुआ तो अमेरिका ने तुरंत पनामा कैनाल जोन पर कब्जा कर लिया और पनामा की जनता देखती रह गई। जो उनके हिस्से की डील थी वो एक फ्रेंच डिप्लोमेट और अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने साइन कर डाली। पनामा का नाम तक इस समझौते में नहीं था। 1968 में पनामा की राजनीति में एक क्रांति हुई। ओमर तोरिस नाम के नेता आए जिन्होंने अमेरिका को उसकी जगह दिखाने की ठान ली। उन्होंने पनामा कैनाल पर पनामा की संप्रभुता की मांग की और 1977 में अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर के साथ एक डील करवाई। लेकिन उनकी क्रांतिकारी सोच अमेरिका को रास नहीं आई। इसके बाद 1981 में तोरिस की संदिग्ध प्लेन क्रैश में मौत हो गई। बाद में यह सामने आया कि इसमें CIA का हाथ था। तोरिस के बाद CIA का पुराना साथी मैनुअल नारेगा सत्ता में आया, लेकिन वो भी जब ज़्यादा अलग सोच रखने लगा तो 1989 में अमेरिका ने पनामा पर सीधा हमला कर दिया। बम गिराए, सैकड़ों मारे
और नोरेगा को उठा ले गए। आज ट्रम्प फिर से वही कॉलोनियल बातें कर रहे हैं। पनामा ही क्यों, वो तो ग्रीनलैंड को भी खरीदने की धमकी दे चुके हैं। वजह ग्रीनलैंड में मौजूद बेशकीमती खनिज। सोचिए ये सारी बातें भारत के लोगों के लिए कितनी दिलचस्प हो सकती है। हमारे यहाँ जमीन के झगड़े अमूल्यों तक सीमित रहते हैं, लेकिन यहाँ अमेरिका पूरे देशों को कब्जाने की प्लानिंग कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को रेयर अर्थ मिनरल्स का ऐसा भूत सवार हुआ है कि उन्होंने सोचा भाई क्यों ना ग्रीनलैंड को ही खरीद ले। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ट्रम्प साहब को लगा कि अगर वो ग्रीनलैंड को अपना बना लेंगे तो रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई की टेंशन खत्म। बस ये प्लान थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, क्योंकि ग्रीनलैंड कोई मॉल तो है नहीं कि चलते फिरते खरीद लिया। पर ट्रम्प का ये अंदाज साफ करता है कि वो आइसोलेशनिस्ट कम और कॉलोनियलिस्ट ज़्यादा है। जब ट्रम्प ने अफगानिस्तान में यूएस आर्मी को रोका तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, लेकिन उनका प्लान था मिनरल्स जितना हो सके लूट लो। अफगानिस्तान की जमीन के नीचे जो $1 ट्रिलियन मिनरल्स छिपे वो ट्रम्प की आंखों में चमक लाने के लिए काफ़ी थे। अब इस पर हंसना चाहिए या रोना, ये आप खुद सोचिए। ट्रम्प ने मजाक में कहा कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बना देना चाहिए। उनके फॉलोअर्स ने इसे जोकी कहा, लेकिन इतिहास गवाह है कि अमेरिका का मजाक भी अक्सर मिलिट्री एक्शन में बदल जाता है। अब सुनिए असली धमाका। ट्रम्प की टीम खुलकर बोल रही है कि मेक्सिको में घुसपैठ करेंगे। उनका कहना है कि ड्रग्स को रोकना है, लेकिन असल में क्या करना है? संप्रभुता की धज्जियां उड़ाकर अपने एजेंडा को पूरा करना है। उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर नोमिनी माइक वाल्स तो बाकायदा कांग्रेस में बिल लाए कि यूएस आर्मी को मेक्सिको में भेजने की इजाज़त दी जाए। मतलब प्लान तो पूरा बन चुका है, बस ऑर्डर मिलना बाकी है। ट्रम्प की टीम के इरादे साफ है। ईरान पर बम गिराना है, इजराइल को पूरा सपोर्ट करना है और मिडल ईस्ट में आग लगानी है। गोलन हाइट्स के ऊपर इजराइल के इलीगल कब्जे को ट्रम्प ने लीगल मान लिया और अब वो दोनों मिलकर ईरान के खिलाफ एयर स्ट्राइक का प्लान बना रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति वाले देश के नेता, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन, सब के सब बस एक चीज में माहिर है, युद्ध और साम्राज्यवाद। आप सुनो, डोनाल्ड ट्रंप ने जब से घोषणा की है कि वो दोबारा राष्ट्रपति बनने वाले, तब से उनके प्लान सुनकर तो दिमाग चकरा गया है। सीरिया में एक जगह है जिसे ट्रंप हाइट्स नाम दिया गया है। यह नाम सुनकर ही लगता है कि ट्रंप साहब की ईगो कितनी ऊंची है, लेकिन असली मजा तो तब आता है जब वो चीन को हर दूसरे दिन धमकी देते रहते। और हाँ, उनकी नई टीम में ऐसे ऐसे चाइना हॉक्स भरे पड़े जिन्हें चीन से इतनी नफरत है जितनी हमें ट्रैफिक जाम से। अब जरा ये सुनो, उनके स्टेट डिपार्टमेंट को लीड करेंगे मार्को रूबियो, जिन्हें हर युद्ध से मोहब्बत है। और रक्षा विभाग में होंगे एल्ब्रिज कोल्बी, जिनके दादा CIA के डायरेक्टर रह चुके हैं और वियतनाम में ऑपरेशन फिनिक्स नामक खतरनाक मिशन चलाते थे। ये एल्ब्रिज साहब खुलेआम कहते हैं, मैं युद्ध का समर्थन करता हूँ। मतलब युद्ध से प्यार करना भी कोई कहने की बात है। ट्रंप साहब का एक और कमाल देखिए, वो कहते हैं कि वो अमेरिका का बजट सुधारेंगे, लेकिन भाई साहब का सुधार सिर्फ एक ही चीज में है, गरीबों का पैसा काटो, अमेरिकन को और अमीर बनाओ। सोचिए, एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब का बजट कम किया जा रहा है, लेकिन मिलिट्री का बजट लगभग $895 बिलियन है। और अगर सारे डिपार्टमेंट्स का हिसाब जोड़ ले तो ये 1.5 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ट्रंप के अमीर दोस्तों की जेब में, जो सब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए फायदा उठा रहे हैं। आज ट्रंप समर्थक कहते हैं कि वो एक आइसोलेशनिस्ट है, यानी अमेरिका को दुनिया के झंझटों से दूर रखेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि उनका असली एजेंडा है अमेरिकी साम्राज्य को फिर से चमकाना। चाहे चीन हो, ईरान हो या फिर मेक्सिको, हर किसी को धमकाने में ट्रंप साहब को बड़ा मजा आता है। उनके पहले कार्यकाल में भी उन्होंने युद्ध को नहीं रोका, बल्कि और बढ़ाया। और अब उनकी नई टीम देखकर तो साफ है कि आने वाले समय में ये खेल और बढ़ेगा। आखिर में बात यह है कि अमेरिका में चाहे ट्रंप हो या बाइडन, दोनों पार्टियां साम्राज्यवाद और युद्ध में बराबर की हिस्सेदार है। और इनका असली मकसद है दुनिया पर हुकूमत करना और अपने अमीर दोस्तों की जेबें भरना।
तो दोस्तों ये थी अमेरिका की राजनीति की कहानी, जिसमें ड्रामा भी है, पैसा भी है और साम्राज्यवाद का मसाला भी। अगर आप और ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।